नमस्कार, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भाषा पर। वह भाषा जिस पर हमारे गृहमंत्री जी ने टिप्पणी की है। हम सब जानते हैं, भारत विविधताओं का देश है। तमाम रंग एक साथ मिल कर के इसको रंगीन बनाते हैं, रंगीन गुलदस्ता बनाते हैं। उसमें भाषा की भी विविधता है और भाषा के बारे में तो कहा जाता है कि कुछ तो पानी और प्रतिगले की वाणी। लेकिन भाषा की स्थिति हमारे देश में कि भाषा और बोली 2 अलग चीज़ें हैं। लेकिन हमारे यहाँ अनेक भाषाएँ हैं, हर प्रांत की भाषाएँ अपनी भाषाएँ हैं। प्रांतों में भी अलग-अलग भाषाएँ हैं। लेकिन उसको हम कैसे एकताबद्ध करके ले चलें, यही हमारी खूबसूरती बनती है। लेकिन कुछ लोग उसमें तरह-तरह के विवाद उत्पन्न करते रहते हैं। भाषा ज़ाहिर-सी बात है कि जो हमारी मातृभाषा है, उसमें हम ज़्यादा कुछ सीखते हैं या शुरू से जो हमारा संस्कार बनता है, हमारी मातृभाषा में बनता है, हम सीखते हैं। लेकिन अ एक की करने के लिए, सबकी बात समझने के लिए हर आदमी हर भाषा को समझ पाए, ऐसा तो नहीं संभव है। तो एक कोई न कोई तो सूत्र होना चाहिए, जिससे हम कन्वर्जन कर सकें, जो हमारे विभिन्न प्रांतों के लोग हैं, वो आपस में बातचीत कर सके। इसीलिए हमारे यहाँ तरह-तरह की अपना उपक्रम हुए, इस पर आंदोलन भी होता रहा है कि कौन सी राष्ट्रभाषा हो, कौन सी राज्यभाषा हो। लेकिन उस सब के बावजूद एक फ़ॉर्मूला तय हुआ त्रिभाषा फ़ॉर्मूला। उसमें था कि 3 भाषाएँ हम पढ़ें, मिनिमम 3 भाषाएँ हम लोग पढ़ें। अब उसको भी ये कहा जाता है, अपना विवाद पैदा करने वाले लोग अपने तरीके से निकाल लेते हैं कि तो हमारे ऊपर हिंदी थोपी जा रही है, हमारे ऊपर अंग्रेजी थोपी जा रही है। अरे! ऐसी क्या बात है, आप अपनी भाषा कीजिए, लेकिन जो भी भाषा समृद्ध है या जो भी भाषा ज़्यादातर लोगों तक पहुँचती है, वैश्विक है, हमारे देश में है, उसको स्वीकार करने में क्या हर्ज है? अब सवाल ये उठता है कि इसको एक बृहद आंदोलन चला था हम लोगों के समय में, अंग्रेजी हटाओ आंदोलन। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन मतलब उसका एक विकृत रूप था कि पोस्टर तोड़ो आंदोलन, साइन बोर्ड तोड़ो आंदोलन। साइन बोर्ड तोड़ देने से, पोस्टर जला देने से, वो करने से तो भाषा का उन्नयन नहीं होगा। सच ये है कि भाषाओं को हमें सब भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, सब भाषाओं को सीखना चाहिए, लेकिन आदमी की अपनी एक मजबूरी होती है, अपनी एक उसकी भी सीमा रेखा है, कितनी भाषाएँ सीखेगा। खैर, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अभी हमारे गृहमंत्री जी ने कल एक बयान दिया, जो बयान तो अपना सार्वजनिक है, सब लोग उसको मानते हैं कि मातृभाषा में हम ज़्यादा शिक्षित हो सकते हैं या हमको शिक्षा मिलने का। लेकिन आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर कौन-सी ऐसी स्थिति आ गई कि हमारे गृहमंत्री जी को यह बयान देना पड़ा कि मातृभाषा को उसको वरीयता देनी चाहिए। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफ़ेसर रघुवंश त्रिपाठी जी हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, उन्होंने जो बात कहा एक तरीके से एक भाषा के लिए अपमानजनक भाषा है कि अंग्रेजी बोलने वाले शर्म करेंगे। क्यों शर्म करेंगे? कोई भाषा बोलने में, कोई बोली बोलने में शर्म वाली कौन-सी बात है? हाँ, ये है कि आज की तारीख में अंग्रेजी को थोड़ा अपडेट माना जाता है। अंग्रेजी दाँ को कल्चर्ड माना जाता है, उसको सुसभ्य माना जाता है और ज़ाहिर-सी बात है कि वैश्विक स्तर पर या हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलर भाषाओं में यही है, हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, तो और भी भाषाएँ हैं अपने-अपने जगह पर। तो हम हमारे साथ हैं प्रोफ़ेसर रघुवंश त्रिपाठी जी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से हैं और आप मूलतः अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं, अंग्रेजी साहित्य के आप सर्जक हैं। वैसे तो जो तो हर हर भाषाओं में आपके साहित्य की सर्जना है, तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन रघुवंश मणि जी। और हमारे साथ ये रघुवंश मणि जी, आपकी टिप्पणी भाषा तो होनी चाहिए और गृहमंत्री जी का ये कोई आदेश तो है नहीं, अपना जैसे भाषण किया जाता है वैसे वो भी भाषण करते हैं, तो इसका आने वाले दिनों में क्या असर आप देखते हैं? और अंग्रेजी के लिए या अपनी हिंदी के लिए या ये सारी भाषाओं के लिए? धन्यवाद। सबसे पहले तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जब कोई राजनीतिक व्यक्ति भाषा की बात करता है, तो उसके कुछ निहित उद्देश्य होते हैं। आमतौर पर भाषा के बारे में राजनीतिक नेताओं की समझ बहुत साफ नहीं होती और अगर साफ भी हो,
तो वो अपनी राजनीति के अनुसार भाषा के बारे में बात करते हैं। जैसी उनकी राजनीति होगी, उनकी पार्टी की राजनीति या जिस क्षेत्र से वे आते हैं उस क्षेत्र की राजनीति, उससे संबंधित बातें वो करते हैं। जैसा कि अभी विभूति नारायण राय जी ने बताया कि दक्षिण में किस तरह की स्थितियां हैं, तो इन चीजों को हमें भाषाई यथार्थ के तौर पर देखना चाहिए, राजनीति के तौर पर नहीं। जैसे भारत में इतिहास में भाषाएं किस तरह से रही हैं और भाषाओं का कैसे विकास हुआ है, ये सब भी देखने की बातें होंगी। अब ये पूरा जो वक्तव्य आया है गृह मंत्री जी का, वह विशेष रूप से अंग्रेजी के विरुद्ध है और अंग्रेजी के विरुद्ध कुछ भी बोल करके जन भावना को उभारा जा सकता है, उसका समर्थन लिया जा सकता है। अंग्रेजी के विरुद्ध जब हम बोलते हैं, कोई भी बोलता है, कोई भी नेता, तो दक्षिण भारत में उसका विरोध होता है और उत्तर भारत में उसका समर्थन होता है। लेकिन वास्तविकता को देखा जाना चाहिए कि अंग्रेजी भारत में किस तरह से आई और अंग्रेजी का फंक्शन क्या रहा है। हम इतिहास का विरोध तो नहीं कर सकते, इतिहास के तथ्यों का विरोध नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि इतिहास में जो कुछ भी घटनाएं हुई वो कितनी हमारे लिए सार्थक हैं या कितनी उसकी हमारे समय के संदर्भ में उपयोगिता है, ये सारी बातें तो हम कर सकते हैं, लेकिन इतिहास के तथ्यों को हम नहीं नकार सकते। और अंग्रेजी का भारत में आना, आज जब हम भारतीय भाषाओं की बात करते हैं तो उसमें अंग्रेजी भाषा को भी एक भारतीय भाषा माना जाता है और हमारे पास अंग्रेजी का प्रभूत साहित्य है, जिसको कि हम इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश कहते हैं या भारतीय अंग्रेजी साहित्य कहते हैं। तो ये जो भारतीय अंग्रेजी साहित्य है, ये उन लोगों के द्वारा लिखा गया जो कि अंग्रेजी बोलते हैं और अंग्रेजी लिख लेते हैं, अंग्रेजी समझ लेते हैं। प्रारंभ में तो ये बहस का मुद्दा रहा कि अंग्रेजी में हम सृजनात्मक साहित्य लिख सकते हैं कि नहीं, और अंग्रेजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हुए हैं राजा राव, और उनका एक उपन्यास है कंथपुरा। उसमें उन्होंने प्रारंभ में ही इस ओर संकेत करते हुए लिखा है कि अंग्रेजी जो है वो हमारे इंटेलेक्चुअल मेकअप की भाषा है। इट इज द लैंग्वेज ऑफ आवर इंटेलेक्चुअल मेकअप एंड इट इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ आवर इमोशनल मेकअप, ये वो लिखते हैं। लेकिन फिर वो जो उपन्यास लिखते हैं उसमें एक अलग तरह की अंग्रेजी का विकास वो करते हैं। और आज हम जानते हैं कि भारत में जिस तरह की अंग्रेजी बोली जाती है, जिस तरह की अंग्रेजी लिखी जाती है, उस तरह की अंग्रेजी दुनिया में कहीं नहीं लिखी जाती। इसीलिए हम इसे इंडियन इंग्लिश कहते हैं। इसकी अपनी संवेदना है, इसकी अपनी संवेदनशीलता है, इसमें व्यक्त हुए विचार इसके अपने हैं, साथ ही साथ इसकी जो रचनाशीलता है, जो सृजनात्मकता है, वो अलग किस्म की है। यही चीज हम भारत में अंग्रेजी भाषा के बारे में कह सकते हैं। अंग्रेजी भाषा भले कम लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो बात सही है कि उसे बोलने समझने वाले लोग बहुत कम हैं और विशेष रूप से वो एलीट क्लास के हैं, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं की ये भाषा है और जन सामान्य की भाषा ये बिल्कुल नहीं है। और भारत में जैसे अलग अलग क्षेत्रों की स्थानीय भाषा की बात करते हैं, बोलियों की हम बात करते हैं, मातृभाषा की बात करते हैं, उस तरह से अंग्रेजी की चर्चा नहीं की जा सकती। अंग्रेजी कहीं भी किसी भी क्षेत्र की भारत की मातृभाषा नहीं है, उसे हम हमेशा एक्वायर करते हैं, उसे भारत के लोग हमेशा सीखते हैं। तो ये एक खास बात है। दूसरी चीज जो रेखांकित करने लायक है वो ये है कि अंग्रेजी के साथ बहुत सी ऐसी चीजें भी आई हैं हिंदुस्तान में, जिनको कि हम साइंस और दूसरी तार्किक चीजों से जोड़ करके देख सकते हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी अंग्रेजी की एक भूमिका रही है। तो ये ठीक है कि हम अंग्रेजी को भारत के किसी भी क्षेत्र की भाषा नहीं मान सकते। ये भी बात सही है कि अंग्रेजी बहुत कम लोगों द्वारा बोली जाती है,
लेकिन अंग्रेजी लिटरेचर की, अंग्रेजी साहित्य की, अंग्रेजी अखबारों की, अंग्रेजी बोलने समझने वाले लोगों की अपनी भूमिका रही है। और जैसा कि अभी विभूति जी बता रहे थे कि हम ये नहीं कह सकते कि हिंदी मातृभाषा हो जाएगी, लेकिन उसका स्थान एक लिंक भाषा के रूप में हो सकता है, जो कि फिलहाल अंग्रेजी का स्थान होता है। अगर हम तमिलनाडु में चले जाएं तो वहाँ की राजनीति दूसरी तरह की है, लेकिन वहाँ भी अगर हम अंग्रेजी बोलते हैं तो हमारा काम उन क्षेत्रों में चल जाता है जहाँ पर मार्केट है, जहाँ पर बाजार है। अब वो स्थान धीरे धीरे हिंदी ले रही है, और ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में हिंदी अंग्रेजी के स्थान को धीरे धीरे ले लेगी और अंग्रेजी की आवश्यकता बहुत कम रह जाएगी, ये कहा जा सकता है। लेकिन ज्ञान जी के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में, तमाम ऐसे क्षेत्रों में अंग्रेजी का महत्व तो कुछ न कुछ बना ही है। और जी अक्सर ये होता है कि जब हम अंग्रेजी अखबारों की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि भाई उसको भी पढ़ना चाहिए, और वहाँ एक तरह की ऐसी चीज मिलती है जो कि यूं कहिए कि वैश्विक है, इस तरह की बातें भी मिलती हैं। तो अंग्रेजी के विरोध की एक राजनीति है, इसे समझना चाहिए। अंग्रेजी जी कोई नहीं। ऐसी भाषा नहीं है कि जो भारत में बहुत ही अपरिहार्य हो। धीरे धीरे उसका महत्व घटता ही जा रहा है। और अब हम जब कहते हैं कि हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, तो इसका मतलब ये होता है कि हिंदी बोलने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। और हिंदी किसी राजनीति की वजह से नहीं इतनी ऊंचाई पर पहुंची है, किसी सरकारी समर्थन के माध्यम से इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंची है। वो अगर इस ऊंचाई तक पहुंची है तो इस कारण कि हिंदी बोलने वाले लोग हैं, और खास तौर से वो लोग जो केवल हिंदी बोल सकते हैं। जैसे भारत का उत्तरी क्षेत्र का जो ठेले वाला है, जो मजदूर है, जो किसान है, उसे तो केवल हिंदी भाषा ही आती है। तो हिंदी का विकास इस तरह से हुआ है जनसाधारण के कारण। उसके अलावा जो जी बाकी प्रचार प्रसार हुआ है, उसमें सरकारी प्रचार प्रसार की बहुत ज्यादा भूमिका नहीं है। वह भूमिका जी वही है जिसकी ओर विभूति नारायण जी संकेत कर रहे थे। बाजार की भूमिका है, फिल्मों की भूमिका है, और तमाम माध्यमों की भूमिका है। तो यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि देशी भाषाओं का हम सम्मान करें, हमको तो उनका सम्मान करना ही चाहिए। हमें सारी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। और जब हम किसी एक भाषा को लेकर के ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं तो बहुत सी समस्याएं आती हैं। वो समस्याएं जी भारत में भी आई जब हिंदी का विरोध शुरू हुआ, क्योंकि हिंदी को लेकर के कुछ ज्यादा ही उत्साह दिखाया गया। रूस में, यानी सोवियत रूस में, जब रशियन भाषा को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साह प्रदर्शित किया गया, तो वहां स्थिति ये हो गई कि जॉर्जिया में बहुत ज्यादा विरोध हुआ और स्टालिन ने जॉर्जिया में गोली भी चलाई, जबकि वो स्वयं जॉर्जियन था। तो भाषा को लेकर के हमें बहुत ही सहिष्णु रहने की आवश्यकता है। हमें हर भाषा के महत्व को स्वीकार करने की आवश्यकता है। लेकिन जो ये वक्तव्य है, इसमें विशेष रूप से अंग्रेजी को जो निशाना बनाया गया है, इसके राजनीतिक कारणों पर हमको ध्यान देना होगा कि ऐसा क्यों किया जी जा रहा है। अंग्रेजी भाषा को जब निशाना बनाया जाता है राजनीतिक तौर पर, तो उत्तर भारत में समर्थन प्राप्त होता है और दक्षिण भारत में विरोध होता है। तो जी ये एक तरह की राजनीति का ही हिस्सा है, जो कि हमारे गृह मंत्री जी ने ये बात कही है। और जाहिर सी बात है कि हम चूंकि हिंदी बोलने वाले लोग हैं, और विभिन्न भाषाओं के लोग भी जो है वो इस बात का समर्थन करेंगे कि ठीक है भाई, हमको तो अपनी भाषा में ही बोलना चाहिए। लेकिन इसके जी पीछे सर जो असली निशाना है, उसे गृह मंत्री जी ने दूसरी तरह से साधा है। तो जी मेरा ये मानना है कि जो राजनीतिक लोग हैं, वे भाषा को या तो समझते नहीं हैं, भाषा की ऐतिहासिक स्थिति को नहीं समझते हैं, भाषा के ऐतिहासिक महत्व को नहीं समझते हैं, और या समझते जी हैं तो उसे तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसे अपनी राजनीतिक हितों के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमें वास्तव में भारत में जो भाषाओं की ऐतिहासिक स्थिति है, जी भाषाओं का जो यथार्थ है, उसे ध्यान जी में रघुवंश जी रखते हुए बहुत ही सहिष्णु तरीके से हर भाषा के महत्व को स्वीकार करते हुए हर भाषा का सम्मान करना चाहिए।
मैं समझता हूँ बात जी काफी मणि जी, हो बहुत गई। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आवाज का दरअसल हमारा कार्यक्रम हम आधे घंटे का ही करते हैं, तो लेकिन ये ऐसी चर्चा है कि इसमें बातें तो आती रहेगी, बातें बढ़ती रहेगी, हम लोग बार-बार इसका विश्लेषण करते रहेंगे और ज़ाहिर-सी बात है कि गृह मंत्री जो विशुद्ध रूप से राजनीतिक हैं, भाषा का, साहित्य का, संस्कृति का, इस सबसे तो उनका दूर-दूर तक का कोई संबंध नहीं है। तो अगर राजनीतिक आदमी बोलेगा तो ज़ाहिर-सी बात है राजनीतिक बात बोलेगा। लेकिन फिर भी उनके ये इस बात का सम्मान है। लेकिन उसके साथ-साथ ये भी है कि सारी बोलियों का, सारी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए और उतना ही नहीं है, हिंदी भाषा हो या जो कुछ भी हो, जब भाषा में लोक भाषा का, लोक बोली का पुट जुड़ता है, तो उसकी खूबसूरती, उसका सौंदर्य अपने आप बढ़ जाता है। और सच बात तो ये है कि जो भी भाषा हो, उसमें क्या साहित्य सृजन हो रहा है, उसका भाषा विज्ञान कितना विकसित हो रहा है और बाजार में उसको कितना ज़्यादा महत्व मिल रहा है, प्रश्रय मिल रहा है, वो हमारी भाषा रोज़गार कितना देने में सक्षम है, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो अगर ये सारी चीज़ें होंगी, तो अपने आप जो भी भाषा इसमें वो प्रस्तर होगी, वो आगे बढ़ेगी। आप सारे साथियों का